Hello friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी बीपीएससी के PYQs केमिस्ट्री के PYQs पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन को हम सभी बिना विलंब किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर गैस। तो दोस्तों इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि हम सभी जानते हैं आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, इसके बारे में हम बृहद रूप से चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो धातु तत्व है, अधातु और उपधातु, ये तीनों करेक्ट आंसर है। तो गैसेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गैस जो है वो क्या है? एक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? रदरफोर्ड को, आइंस्टीन को, लेवोजियर को या फिर सीवी रमन को? दोस्तों इसका सही जवाब है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक शास्त्र का जनक कहा गया है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक शास्त्र का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है? एंटोनी लेवोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 20 है। तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या यह क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 18 + 20 बराबर 38। 38 जो है क्या हो जाएगा? उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान, हमेशा परमाणु भार से अधिक, हमेशा अपनी परमाणु भार से कम होती है। दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं कि एक कोई तत्व था जिसका इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या जो था, इलेक्ट्रॉन संख्या 20 था और न्यूट्रॉन संख्या 18 था, मान लेते हैं। तो हम क्या किया है, परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए इस दोनों को ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनों का योग और न्यूट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग हम लोग क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग मतलब ऐड जो होता है वो क्या है? एक नाभिक का द्रव्यमान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ जो दिया हुआ है 94, यह क्या दिया हुआ है? यह Pu, यहाँ 94 है और यहाँ 242 है। ओके, ये जो 94 है ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या है। और ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। ये परमाणु संख्या है और ये परमाणु द्रव्यमान है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है, उसमें से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है उसको। तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर परमाणु संख्या। ये सभी जो होता है क्या होता है? तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास उपलब्ध है, न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना है। हमारे पास भार दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 242 में से 94 को माइनस करेंगे, 8 4 1 148 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉन की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में या फिर परमाणु संख्या में? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग किसमें होते हैं? तो अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं।
फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा सार्वभौमिक स्थिरांक पर। किस पर? सार्वभौमिक स्थिरांक पर फैराडे स्थिरांक निर्भर करता है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल प्रति मोल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 60 होता है? उदासीन विलयन का। किसका? उदासीन विलयन का। और जो पानी होता है वो भी क्या होता है? उसमें कोई पानी का जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। मतलब क्या है इसका कि जल जो है वो हाइड्रोजन के दो अणु, जल जो है क्या है वो हाइड्रोजन के दो अणु और हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से बनता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है। इसके गुण की यदि चर्चा करें तो यह जो है जल जो है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और साथ ही आकारहीन होता है। क्या होता है? आकारहीन होता है। ओके, तो जल क्या है? जल जो है वो भी क्या है? एक जल का पीएच मान कितना होता है? उसका भी पीएच मान 7 होता है। और साथ में उदासीन विलयन जो है इसका भी पीएच मान कितना होता है? 60 होता है। इसका भी पीएच मान कितना होता है? 60 होता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 60 से अधिक होता है? तो हम पहले जान लेते हैं कि 7 नंबर जो होता है वो उदासीन विलयन के लिए होता है। 60 से अधिक 14 तक, 60 से अधिक 14 तक ये जो होता है वो किसके लिए होता है? क्षारीय विलयन के लिए, बेसिक क्षारीय होता है। और 60 से कम जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। ओके, 60 से कम पीएच मान एसिड का होता है और 60 से 14 के बीच में बेसिक का होता है। ओके, यह क्षारीय विलयन है और यह अम्लीय विलयन है। और नंबर 7 जो है वो क्या है? उदासीन विलयन है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है 60 से अधिक किसके लिए होगा? तो 60 से अधिक जो है वो क्षारीय विलयन के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्षारीय विलयन के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का पीएच मान क्या होता है? अभी हम पढ़े हैं कि पानी का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? नंबर 7 होता है। बीच उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता में क्या बदलाव आएगा? क्या बदलाव आएगा? ओके, 3 गुना सांद्रता बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो H+ आयन की सांद्रता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? H+2 अपॉन H+ अपॉन H+1, मतलब 10 का पावर माइनस बराबर 10 का पावर -3। इसमें क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3 अगर है, 10 का पावर -3 है, मतलब क्या है? 1/1000। क्या हो गया है? 1/1000। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। 1000 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। H+ आयन की सांद्रता का मान क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन जो होता है वो गहरे हरा रंग धारण किए हुए होता है, जो कि एक वाष्पशील द्रव है। क्या है? द्रव है। तो यह लाल रंग का होता है
और द्रव है। ये दोनों हमने जान लिया कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ब्रोमीन जो है वर्ग 17 का सदस्य है और वर्ग 17 के सदस्य को हम सभी हैलोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। ओके, वर्ग 17 के सदस्यों को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। और यह रूम के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। और इसका अगर परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 35। कितना होता है? 35। और संकेत Br। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन। ओके, तो गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम मुख्य रूप से एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। यह जो क्वेश्चन कर रहा है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? अब गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोहे के पाइप के ऊपर या फिर लोहे की किसी वस्तु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम सभी क्या करते हैं कि लोहे के किसी भी पदार्थ के ऊपर जो लोहा का बना होता है उसके ऊपर हम सभी जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। कितना होता है? 30। और जो संकेत है वो होता है Zn। ओके, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर क्या करते हैं हम लोग? पाइप पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो किसके बने होते हैं? ओके, तो डिटर्जेंट जो है वो एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और यह जो है वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। ये जो पदार्थ है वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं और यह कठोर जल में भी घुलनशील होता है, जिससे कपड़े क्या होते हैं? आसानी से साफ हो जाते हैं। तो यह जो है किसका बना होता है? सल्फोनेट का। किसका? सल्फोनेट का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाता है? जो मानव पसीने के तत्व से उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाता है? तो पसीना मुख्य रूप से पानी से बनता है। किससे बनता है? पसीना जो बनता है वह मुख्य रूप से किससे बनता है? पानी से बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज होते हैं। उसके अलावा अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल के अलावा इसमें यूरिया होता है। ओके, पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, जिसको हम लोग फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन को हम लोग फेरस बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 26 और सूत्र जो होता है वो Fe होता है, संकेत। ओके, तो इसमें से विभिन्न सारे ऐसे आंसर हैं जो कि किस में रहते हैं? हमारे पसीने से उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जस्ता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीला ठोठा रासायनिक रूप से है। अब इसका मुख्य रूप से क्या पूछ रहा है? तो रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका नीला ठोठा हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। नीला ठोठा का रासायनिक रूप क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो होती है वो प्लेटिनम की होती है, जिसका प्रयोग अभी हम लोग घड़ी बनाने में या फिर आईफोन में किया जा रहा है। इसका घनत्व जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किन किन
पदार्थों का। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, यह कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं वो क्या क्या मिले हुए होते हैं, सो पहले जान लेते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम का एक निश्चित अनुपात मिलाने पर एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए हम कार्बन, निकेल और क्रोमियम इन तीनों को क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब एक जो बर्तन प्राप्त होता है स्टेनलेस स्टील का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ओके, यह क्या है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जिप्सम। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। लेकिन थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? हाफ H2O। इसमें क्या होता है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको जब हम 373 केल्विन ताप पर 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और तब हमें जो मिलता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब POP, CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। ओके, जिसको हम सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो यह जिप्सम है। ओके, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ओके, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम सभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम सभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह क्या कहलाता है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है एल्कीन समूह का सदस्य। किसका सदस्य? एल्कीन समूह का सदस्य। अगर वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्केन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्काइन। ओके, एक बार आप लिखा हुआ देख लीजिए। एल्केन समूह का सदस्य अगर होगा तो वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। एल्कीन KENE तो यह डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। एल्काइन KYNE तो यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ओके, तो यह क्या है? द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ है मतलब क्या है? एल्कीन समूह का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब अगर यह जाने कि यह किस प्रकार्यात्मक समूह का, यह किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो यह COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का यह एसिटिक एसिड है। और इसका जो IUPAC नाम है वह क्या है? तो यह जो नाम है वो है इथेनिक एसिड। क्या है? एथेनिक एसिड। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा है? एसिटिक एसिड। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिरके में जो रहता है वो कौन सा अम्ल रहता है? एसिटिक एसिड। IUPAC नाम इथेनोइक एसिड, और यह कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? कार के बैटरी में जो प्रयोग होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
इसका प्रयोग इसके अलावा बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है, या इसका उद्देश्य क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा करना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर इसमें से जो गैस निकलता है वह CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खनिज क्या है, मिनरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वह क्या है। द खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है। क्या है, अकार्बनिक ठोस है। इनऑर्गेनिक सॉलिड है, अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवा जैसा, क्रिस्टल जैसा होता है, रवाकृत होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1945 ईस्वी में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। ओके, इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और फिर उसके जस्ट बाद हिरोशिमा पर भी गिराया गया था लिटिल बॉय नाम का एक विस्फोटक बम जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो नागासाकी में भी जिसका प्रयोग किया गया था, नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और फिर हिरोशिमा पर जो गिराया गया था बम, यह भी जापान का ही शहर है, वहाँ जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका क्रम निम्न है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम के बाद क्या है, कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद है आयरन। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और उसके बाद सबसे लास्ट में है फेरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, वनस्पति तेल में या फिर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस प्रयोग किया जाता है वह कौन सी गैस होती है। वह वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है और वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों को हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यह क्रिया का क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या होगा, क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा। लेकिन यह कौन सा आयोडीन रहेगा, तो पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, खाने के नमक NaCl किससे बनता है। तो NaCl किससे बनता है, NaCl बनाने के लिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से NaCl का निर्माण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो यह तो हम सभी जानते हैं, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, केरोसिन में। किसमें, केरोसिन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन CH4 एस्टेन, इसका क्या होता है, आणविक सूत्र होता है C4 एस्टेन। थोड़ा सा हम जान ले कि
इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। किस बार? सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि इसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और इथेन भी कुछ मात्रा में होता है। तो इसमें एक नहीं अनेकों गैस जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। पेट्रोलियम गैस में किसका किसका कौन कौन से घटक है? तो पहले ब्यूटेन लगभग 65%। कितना परसेंट? 65%। उसके बाद प्रोपेन लगभग 35% और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से इथेन जो है वह कम ही मात्रा में, अल्प मात्रा में ही जुड़ा रहता है, लेकिन जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है, पॉलीमर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है वो किसका है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE का बहुलक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और एसिटाल्डिहाइड और मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी खनिज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है जो क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है और यह हमारे शरीर में भोजन से जो प्राप्त होता है अप्रयुक्त ऊर्जा उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है और यह वसा हमारे शरीर के कोशिकाओं में संचित रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वसा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन वो है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, या फिर आगे की भी स्टेटमेंट है जिसको हम देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। ग्रेफाइट और हीरा जो है वो क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का एक अपरूप है। इनकी क्रिस्टलीय संरचना समान नहीं है और ना ही इनकी कठोरता समान है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और यह सबसे अधिक कठोर होता है, वहीं जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? कम कठोर होता है। इन दोनों की कठोरता समान तो नहीं है। विद्युत चालकता भी इन दोनों का अलग अलग होता है, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये दोनों एक ही प्रक्रिया से गुजरते हैं। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ देख लेते हैं स्टेटमेंट। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। इनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और यह सर्वाधिक कठोर है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है और ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन के साथ सहसंयोजी बंधों से बने होते हैं, इसीलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं और वे एक समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से भी गुजर सकते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले को सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो जो
नशे में गाड़ी चला रहा होता है उसकी जांच करने के लिए एक मशीन रखी हुई होती है, और उस मशीन में जो फिल्टर पेपर होता है वो किसका होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, सिल्वर नाइट्रेट लेपिड सिलिका जेल का, या फिर हल्दी का। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ होता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले अगर, तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की जांच के लिए एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है, ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। और ये ब्रेथलाइजर जो होता है इस नाम का उसके पास एक मशीन होता है, उपकरण होता है। इस उपकरण के माध्यम से जिसके ऊपर पुलिस को संदेह होता है उस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई जो सांस होती है उसको पोटेशियम क्राइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम क्राइक्रोमेट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और इस हरे रंग की तीव्रता के समान छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है कि उस बंदे ने अल्कोहल लिया है अथवा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। घरेलू ईंधन में जो LPG प्रयुक्त होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ये हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा था कि उसमें ढेर सारे गैसेज प्रयोग में होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, टर्डली ग्रेड पेट्रोलियम गैस, या हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है। इसमें प्रोपेन ब्यूटेन दोनों का मिश्रण होता है, और LPG के रिसाव की पहचान उसमें कुछ गंध डाल करके गंध युक्त एक मरकेप्टन को मिला दिया जाता है, जिससे LPG क्या होती है? LPG में गंध मिलता है, ताकि गैस जब लीक होता है तो उसी गंध के कारण हम उसको पहचान पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, इसमें जलवाष्प भी रहता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी रहता है। तो इसमें ढेर सारे होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त किरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये सभी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? जब आधा जलता है तो क्या उत्पन्न होता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को हटाता है किस विधि द्वारा? तो यह पायसीकरण की विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम जानते हैं कि जो साबुन होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों के अणु मिले हुए होते हैं। इनके बारे में अगर थोड़ा सा और बृहद रूप से पढ़ लें तो पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। साबुन जिसमें सोडियम पोटेशियम के वशीय लवण मिले होते हैं, साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा और दूसरा जल में विलय ध्रुवीय भाग। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कील समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है
और ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है। जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो छोटी छोटी बूंदों में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव के कारण वे सरलता से बह जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पायसीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ओके, लिस्ट ए इधर है और लिस्ट बी इधर है। इस दोनों को क्या करना है? मिलाना है और फिर इसका आंसर पता करना है। पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं। ये जो एस्पार्टेम है ये कृत्रिम मधुरक है। क्या है? कृत्रिम मधुरक है। फ्रेऑन जो है वो प्रशीतक है। क्या है? प्रशीतक है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। क्या है? संश्लेषित रबर है। और बच गया बेनाड्रिल, तो ये प्रतिहिस्टामीन है। क्या है? ओके, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसको 8th क्लास में ही पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्लीय वर्षा में अधिक होती है। जब हम लोग ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं उस समय अम्लीय वर्षा के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 उसकी मात्रा अम्लीय वर्षा में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बृहद रूप से पढ़ें तो यह कुछ इस प्रकार है, वातावरणीय प्रदूषण और प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक 70% होती है। कितनी होती है? H2SO4 70% अम्लीय वर्षा में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, कोयला जलाने से, पेट्रोल से। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर, निम्न में से एक से अधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तभी हम लोग पढ़े हैं क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? फिर से सेम क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसको भी हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है कि चूने का पानी जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। ओके, तब क्या होता है? कार्बन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जब हम CO कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो क्या होगा? चूना, पत्थर, जिप्सम, सिलिका, मिट्टी, राख, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। इसको भी हम लोग कल पढ़े हुए थे, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके,
बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें भी देख लेते हैं। हीरा कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है, और कोयला में तो कार्बन होता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, मतलब सबसे हार्ड कौन है? हीरा। सबसे हार्ड कौन है? सबसे अधिक सर्वाधिक कठोर कौन है? सर्वाधिक कठोर हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। इसको हम लोग आज ही पढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड? ओके, सॉरी, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? खाने के परिरक्षण के लिए करते हैं। ओके, खाने के परिरक्षण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Hey friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे बीपीएससी के PYQs को, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का रहने वाला है। किस सब्जेक्ट का रहने वाला है? तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का रहने वाला है। ओके, तो आज के इस सेशन में हम सभी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक हम सभी आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। आज का यह जो वीडियो है हमारा, यह वीडियो पार्ट 4 रहने वाला है। आज से पहले पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड किया जा चुका है, तो पहले आप उस वीडियो को जा करके अवश्य देख ले। यह जो वीडियो हमारा है वह घटना चक्र का है। किसका है? घटना चक्र। ओके, घटना चक्र सीरीज हम सभी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमारा आज का यह जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। ओके, इससे पहले हमने फिजिक्स के वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है, आप अगर चाहें तो उसे भी जा करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पारद धातु मिश्रण है। किसका? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, या फिर पारद युक्त मिश्र धातु होती है? तो पारद धातु मिश्रण किसका होगा? तो पारद युक्त मिश्र धातु की होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो खाना बनाने में हम सभी मुख्य रूप से मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस का उपयोग करते हैं? मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब थोड़ा सा इसके हम सभी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। खाना बनाने में मुख्य रूप से मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो हम सभी जानते हैं कि सामान्य ताप पर जो धातु द्रव होती है वो पारा होता है, और पारा के साथ साथ एक धातु होती है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। ये भी क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा जो है वह क्या होता है? सामान्य ताप पर द्रव होता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में टेम्परेचर को मापने के लिए भी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम सभी ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्लास 6 में ही पढ़ना है हम लोगों को। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म होकर के सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यह जो कपूर है यह किस रूप में है? ठोस रूप में है। और अब हम इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो यह डायरेक्ट गैसीय कपूर, गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। यह हमको डायरेक्ट किस अवस्था में मिलेगी? ठोस से गैस अवस्था में मिलेगी। और इस विधि को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को
कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण में निकलने वाला धुआं है। अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन का, या फिर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू में एक एसिड पाया जाता है, उसको हम सभी बोलते हैं साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। नहीं, ये सभी नहीं होगा, इसका होगा साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यस, बिल्कुल, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहन से जो गैस निकलती है उसमें एक नहीं कई सारे गैस होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सभी गैस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई होता है इसका आंसर, एक से अधिक। निम्न में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिला करके उससे आवश्यक कठोर, तन्य और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात मतलब स्टील उतना ही हार्ड बन जाता है, कठोर बन जाता है, और कठोरता बढ़ने से उनकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर, पिंच ब्लेड, रूटाइल, या फिर हेमेटाइट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से हम लोग रेडियम प्राप्त किया गया था। पिंच ब्लेड से क्या प्राप्त किया गया था? रेडियम प्राप्त किया गया था। पिंच ब्लेड जो है वो रेडियम का एक अयस्क है। क्या है? रेडियम का एक अयस्क है, लेकिन पिंच ब्लेड जो है उसमें रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्वेश्चन ये क्या है? तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, या फिर परावैंगनी प्रकाश के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और क्लोरीन की अधिकता होने के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है तालाब में तैरने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, या फिर पानी। क्वेश्चन क्या था हमारा? चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से जल का निर्माण होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन जो है उसमें हाइड्रोजन में
जल में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिले होते हैं। हाइड्रोजन में के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? जल का निर्माण होता है। किसका? जल का निर्माण होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया का मतलब क्या होता है कि सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो आयतन के दृष्टि से अनुपात होगा वो होगा 1:3। कितना होगा? 1:3 होगा। कितना होगा? 1:3 होगा। किसका? नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। ओके, इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? दृश्य प्रकाश, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या फिर कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है, इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है और जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड H2F को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में थोड़ी देर तक रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सा हो सकता है? तांबा, चांदी, निकेल या फिर जस्ता। तो तांबा जो धातु है उसके ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वायु में अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो। चलिए इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे की ऑक्सीकरण का प्रभाव है और ऑक्सीकरण के परिणाम के फलस्वरूप ही क्या होता है? इस पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है और इसे पटीना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। एक नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन या फिर एस्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका प्रयोग हम लोग विस्फोटक की तरह करते हैं। किसकी तरह? विस्फोटक की तरह करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रीजन को पढ़ लेते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। इनका प्रयोग निरापद नहीं है या फिर ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके रीजन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक में चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है, इससे लोहे की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन असत्य है, गलत है, वो है अधिक विलय होता है, जबकि यह अविलय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह सही है। ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं। कह रहा है 3 गुने पीतल बराबर 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा। 7100 क्या है? घनत्व है किसका? जस्ते का। और 8900 घनत्व जो है वो है तांबा का। इसमें 2 से गुना करने पर 24,290 प्राप्त होता है। 1 भाग पीतल है, मतलब 3 भाग में यह बटा हुआ है। 1 भाग पीतल का निकालना है तो 24,900 भागा 3 करने पर यह 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 8300 kg प्रति मीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण रूप में बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन रूप बनाया जाता है। बर्तन को ऋण रूप और शुद्ध जस्ते को धन रूप बनाया जाता है। बर्तन को धन रूप और जस्ते को ऋण रूप बनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बर्तन को ऋण रूप और शुद्ध जस्ते को धन रूप बनाया जाता है जस्ते से एक बर्तन के विद्युत लेपन की विधि में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसमें ढेर सारे तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, बहुत सारे तत्व मिले होते हैं। यह एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अभी हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। लोहे और क्रोमियम का। किसका? लोहे और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर सी बीटा किरण में। किसमें? बीटा किरण में ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, बीटा किरण में निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ओके, और गामा किरण जो है, गामा किरण जो है उसमें क्या होता है? यह उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह जो होगा, यह क्या होगा? 2882। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CO समूह का आवंध क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3। आवंध क्रम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? क्या कर रहा है? 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वो अष्टफलकीय है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जिन तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने? 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि वह सहसंयोजी बंधन बना सके। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए XH4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में क्या होती है?
बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। वह कुछ इस तरीके से इसका बॉन्ड बनता है। ओके, C6H6 होता है इसका फॉर्मूला, और इसमें पाई और सिग्मा बंधनों की संख्या जो होती है वह 12-3 होता है। कितना होता है? 12-3 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पढ़ ले। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कार्बन के परमाणु 6 गो और हाइड्रोजन के परमाणु भी होता है 6 गो। प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक बंध में हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रखता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थिति माना गया है, अतः 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होगा। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अब इसके स्टेटमेंट को पढ़े तो यह कुछ इस प्रकार है। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे, जिसका रासायनिक सूत्र H2O के जगह पर क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2O। यह भारी जल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और लास्ट ऑप्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध हम जानते हैं कि कोलॉइड विलयन भी है और इमल्सन भी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई जो होगा 2 या 2 से अधिक वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है वायु विलयन का। तो इसमें नहीं दिया हुआ है ई नंबर ऑप्शन, तो हम क्या टिक आउट करेंगे? बी और सी दोनों। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलॉइड के कई रूप हैं, या फिर उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि एरोसॉल, गैसीय माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन, द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल, ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण इत्यादि। दूध और फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलॉइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों। कोलॉइड भी होगा, कोलॉइड विलयन भी है और इमल्सन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल। क्या होगा दोस्तों? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अल्कोहलिक खमीर की आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम सभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टोज, इन्वर्टेज, जाइमेज या फिर डास्टेज? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
ग्लूकोज के शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। C6H12O6 ये जो है वो क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, ग्लूकोज का सूत्र है। ओके, फॉर्मूला नहीं, इसको हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये चारों उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बामाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं क्या है? अपमार्जक क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधन अभिकर्ता? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साबुन या अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग करते हैं या फिर वर्षों से जिस साबुन का उपयोग कर रहे हैं वो अपमार्जक श्रेणी में आता है। तो शोधन अभिकर्ता ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं। तो तेल अथवा वसा संगत एसिड, सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता के मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो गुणधर्म होता है वो बेसिक एसिडिक होता है। क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण बेसिक और एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो बीटा किरण, अल्फा किरण और गामा किरण इन तीनों को उत्सर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इससे पहले भी मैं कल के वीडियोज में आपको बताई थी कि अल्फा, बीटा और गामा किरण जो है, अल्फा किरण जो है वो पॉजिटिव चार्ज को देता है। अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज के लिए और जो बीटा किरण है वो निगेटिव चार्ज देता है। ओके, और जो लास्ट है गामा किरण वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पहले हम पढ़ लेते हैं कि हवा क्या है। हवा ढेर सारे गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? तो हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। हवा अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, इसके अलावा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन इत्यादि गैस सम्मिलित रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है 78% के लगभग वह क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% रहता है। 78.09% क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है यौगिक तत्व मिश्रण विद्युत अपघट्य। अभी हम लोग पढ़े हैं कि वायु क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक धूल कणों का मिश्रण है। वायु अनेक गैसों, धूल कणों और जल वाष्पों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
वायु अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन कौन से होते हैं? तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में जो सक्रिय रसायन है वो एलिथ्रीन होती है। क्या होती है? एलिथ्रीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साबुन जो है, सॉरी क्या क्वेश्चन है हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस मतलब हंसाने वाली गैस, हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसको सूंघने पर हंसी आती है और डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यह एक हास्य गैस है। इसको सूंघने पर क्या आती है? हंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? अभी पढ़े नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कॉल्यूम 1 से कॉल्यूम 2 को मिलाना है। चलिए इसको थोड़ा सा मिला करके देखते हैं। त्वचा कैंसर जो है वो परावैंगनी प्रकाश, त्वचा कैंसर परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसके हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है। ओके, त्वचा कैंसर परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ए का 2, इस दोनों में 2 है, 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। त्वचा कैंसर का परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण के लिए डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बायोलॉजी के PYQs को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।